एक्चुअली मेरे पास आज बुक नहीं है। पर हमने ना वो खट्टे खट्टा भोजन, रिपेयरिंग फूड, वो अमल किया था सब। नहीं नहीं, टॉपिक 27 नंबर चैप्टर था शायद सर। 27। ठीक है ना पिताजी, आप भी अपना ख्याल रखा करिए। तो ये स्टार्ट किया था या नहीं, ये आपने पढ़ा था। फिनिश हो गया था सर, फिनिश हो गया था फिनिश हो शायद। गया था। 27 आप। फिनिश हो गया? फिनिश हो गया। अच्छा, 28। तो यहाँ हमको अभी आगे देखना है कफ, पित्त और वायु। आप सबको पता ही है कि आयुर्वेद जो सिस्टम है हमारी, वो सिस्टम में मेन जो बेस है डायग्नोसिस का, ये यही है। वो लोग अपनी नाड़ी चेक करते हैं पेशेंट की, नाड़ी के हिसाब से वो लोग प्रकृति चेक करते हैं। तो प्रकृति से उनको पता चलता है कि ये कौन सी चीजें ज्यादा खाते हैं, फिर उसके हिसाब से वो परहेज देते हैं कि भी ये चीज नहीं खानी है, इसको खाना है, और बीमारी को फिर कंट्रोल करने का प्रयत्न करवाते हैं। तो हमने जो स्वाद के बारे में पिछली बार देखा, तो स्वाद ही प्रकृति के पीछे जिम्मेदार है, वो तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। याद रहा है या नहीं रहा है? यस सर, याद है। तो कफ कौन बढ़ाता है, पित्त कौन बढ़ाता है, वायु प्रकृति क्या है, कैसे बढ़ती है? मीठा खाने से। दूसरे लोग भी अपना वीडियो ऑन रखे, हम थोड़ा पूछते भी रहे, क्योंकि हम कुछ पूछते नहीं है तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो सुनने का ही सब्जेक्ट है, बोलने का नहीं है। तो कफ, पित्त और वायु, ये मुख्य तीन प्रकृति होती है। और कई लोगों को मिक्स में होती है। कफ पित्त मिक्स होता है, किसी को पित्त वायु मिक्स होता है, किसी को वायु और कफ मिक्स होता है। और इसके पीछे जिम्मेदार तो टेस्ट ही है ज्यादातर। अच्छा, स्वाद के साथ जो भोजन होता है, भोजन की अपनी प्रकृति होती है। जैसे कि आप लौकी खाते हैं तो लौकी ठंडी है, वो कफ प्रकृति की मेरी है। मम्मी भी है। आप वाइट, ये जो पंपकिन आता है वाइट, तो वो भी ऐसा ही है। जो पीला आता है पंपकिन, वो थोड़ा अपना कंदमूल जैसा होता है, तो इसमें ठंडक कम होती है। मरी मसाले जो होते हैं वो सारे पित्त प्रकृति करने के वाले होते हैं। जितने भी सिट्रस टेस्ट है, खट्टे हैं, वो सब भी पित्त को बढ़ाने वाले हैं। तो हर स्वाद, हर भोजन अपनी प्रकृति को शो करता है। अच्छा, जो भोजन जो दीदी, एक सेकंड रखो। कुदरत जो चीज को जो सीजन में बनाती है, वो सीजन की फल है, सब्जी है, कंदमूल है, वो भी अपनी प्रकृति के साथ उसका जोड़ होता है। जैसे कि अभी ठंडी की मौसम है, तो ठंडी की मौसम में आपको गाजर मिलेगा, बीट मिलेगा, मूली मिलेगा, बैंगन मिलेंगे, अदरक मिल आती है।
तो ये सारी जो ठंडी के मौसम में जो भी सब्जियां आती है, कंदमूल आते हैं, वो सारे शरीर में गर्मी ज्यादा देते हैं। तो जो पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति है वो ऐसी चीजें ज्यादा खाएगा तो उसको पित्त बढ़ेगा। इसके साथ खट्टी चीजें भी एसिड को बढ़ाने का काम करता है। तो तीखी चीज भी एसिड को बढ़ाती है। तो ठंडी के मौसम में हम मरी मसाला वाली हर्बल टी ज्यादा पीते हैं, क्योंकि हम जब वो पीते हैं तो ठंडी की मौसम से हमको थोड़ा राहत मिलता है। लेकिन जब कोई चीज का ओवरडोज हो जाता है तभी प्रकृति उसका स्वरूप दिखाती है बॉडी में। तो कफ जब बढ़ता है तो उसके सिग्नल दो जगह आते हैं। अच्छा, ऐसे तो आपकी पूरी बॉडी में उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि कई लोगों को बाल में डैंड्रफ हो जाना, जो अपनी स्किन होती है वो स्किन के ऊपर जैसे उंगली घुमाते हैं तो वाइट पैचेस दिखाई देना, ये सब कफ प्रकृति के निशान हैं। आ, फिर साइनस बढ़ जाना, टॉन्सिल बढ़ जाना, ये सब कफ प्रकृति के निशान हैं। तो कफ प्रकृति बढ़ाता है कौन? तो टेस्ट में देखो तो कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर, मीठी चीजें। दूसरा, लिक्विड, जितने भी लिक्विड डाइट है, लिक्विड नेचुरल, जैसे कि आप नारियल पानी पियो तो नारियल पानी ठंडा है। गन्ने का रस मीठा है तो वो भी ठंडक करता है। जितने फल जो स्वीट भी है और पानीदार है, जैसे तरबूज है, टीटी है, और खास करके जो फल गर्मी के मौसम में पैदा होते हैं, तो वो सब शरीर को ठंडक देने का काम करते हैं। तो पित्त प्रकृति वाले को ठंडी चीज खाने से बैलेंस होता है, लेकिन ठंडी प्रकृति वाला जब ठंडी चीज खाता है तो उसकी कफ प्रकृति और बढ़ जाती है। तो भोजन में उन लोगों को ये छोटी छोटी बातें का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अब कफ बढ़ ही रहा है, साइनस में मान लो कफ जम रहा है, तो आप नेति कर सकते हो, सूत्र नेति, जल नेति कर सकते हो। टॉन्सिल जब बढ़ जाते हैं तो आपको फास्टिंग ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसको ऐसा नहीं है कि भाई आप टॉन्स जो साइनस में भर गया है कफ तो नेति करके और निकल जाएगा। लेकिन जो टॉन्सिल होते हैं वो तो अंदर से फूलते हैं, आप बाहर से कितने भी कुल्ले करो। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, नमक वाले ज्यादा करते हैं, तो फिर वो जो ऐसे टॉन्सिल फूला है, फूलने के कारण उसकी स्किन पहले से टाइट हो चुकी है, और फिर आप उसके ऊपर नमक के कुल्ले करते हो तो फिर वो जल जाती है स्किन, और फिर और रेडिश हो जाती है, तो समस्या और बढ़ने लगती है। तो ये, इससे अच्छा है कि भी आप उसको नमक वाले पानी से टॉन्सिल को साफ करो। इससे अच्छा है कि फास्टिंग कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए है। अच्छा, कफ वालों के लिए खट्टे फल अच्छे हैं, तीखी चीजें अच्छी हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये बढ़िया है। इसके अलावा जो वायरल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने वाले हैं, कड़वे रस भी फायदे करते हैं। अदरक, काली मिर्च, गिलोय,
ये सब फिर ये आपका लहसुन, तो ये सब फायदे करते हैं। अच्छा, अब कफ प्रकृति वाले को मीठी चीज खाने से कफ बढ़ता है, तो उनके लिए मीठी चीजों में मीठे फल खाएंगे तो कफ बढ़ जाएगा, लेकिन वो शहद लेंगे तो कफ नहीं बढ़ेगा। खजूर खाएंगे तो कफ नहीं बढ़ेगा। देसी गुड़ जो होता है वो कफ नहीं बढ़ाता, लेकिन चीनी कफ बढ़ा देता है। तो ऐसी चीजों का भी उनको ध्यान रखना पड़ता है। पित्त जो होता है वो गर्मी के कारण होता है। पित्त प्रकृति जो होती है गरम मसाले ज्यादा खाने से, तली हुई चीजें ज्यादा खाने से, तेल वाली चीजें ज्यादा खाने से पित्त बढ़ता है। पित्त वाले के नहीं, ऐसा कुछ नहीं। स्टमक से लेके आंतों तक अल्सर होने के चांस बढ़ जाते हैं। और आंतों में जब बड़ी आंत में अल्सर हो जाता है तो उन लोगों को एनिमा नहीं लेना चाहिए। एनिमा लेने से अल्सर वाली आंतों एक दूसरे के साथ चिपक जाने का जोखम रहता है, तो अल्सर वाले को वो नहीं लेना चाहिए। पित्त वाले, पित्त है तो एनिमा लो चलेगा, लेकिन अल्सर है तो मत लीजिए। अच्छा, पित्त जठर में भी कई बार कई लोगों का इकट्ठा हो जाता है। इसी तरह जठर में कफ भी इकट्ठा हो जाता है। तो कफ और पित्त दोनों को आप वमन क्रिया करके निकाल सकते हो। और दूसरा रास्ता है, वो है धोती की क्रिया, जो षटकर्म में हमारी आती है। तो धोती से भी आप कफ और पित्त स्टमक वाला आप कम कर सकते हो। अच्छा, मेरा ऐसा मानना है और अनुभव है कि कई लोगों को ज्यादा खट्टा खाने से भी पित्त बढ़ जाता है। और तीखे मसाले में हरी मिर्ची जो होती है वो इतना ज्यादा पित्त नहीं करती जितनी सफेद मिर्ची करती है। और सफेद मिर्ची किससे बनती है, पता है आपको? सर, जो हरी मिर्च के अंदर वाइट दाने होते हैं, हाँ, आपने लास्ट टाइम बताया था। तो वो जो चीज है वो कम वॉल्यूम में ज्यादा तीखापन देता है। इसीलिए जितने बाजार में मिलने वाले जितने भी रेडीमेड फूड होते हैं, पिज्जा से लेके खाखरा तक, वो लोग मिर्ची के लिए वो काली मिर्च इस्तेमाल करे तो महंगा पड़ेगा और ज्यादा डालना पड़ेगा। इसके कंपैरिजन में सफेद मिर्ची कम डालनी पड़ती है, ज्यादा तिखास पकड़ती है। तो इकोनॉमी के हिसाब से ज्यादातर जो लोग खाखरा बनाने वाले लोग हैं वो सफेद मिर्ची का इस्तेमाल करते हैं। और सफेद मिर्ची सबसे ज्यादा पाइल्स की समस्या वो खड़ी करते हैं, सफेद मिर्ची वाली प्रोडक्टें मसाले के तौर पे। तो ये पाइल्स की समस्या में ये रहता है। पाइल्स की समस्या जिसको भी है, पाइल्स को कटवाने नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब काट देते हो तो आपके शरीर में पित्त कितना बढ़ रहा है वो सिग्नल ही नहीं मिलता है। वो जब पाइल्स बड़े होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भाई शरीर में कहीं गड़बड़ी है, पित्त बढ़ रहा है खून के अंदर, इसके कारण पाइल्स बढ़े हैं। तो आप अलर्ट हो जाते हो और तीखा खाना बंद करने से 2-3 दिन में आपको राहत हो जाती है, ब्लीडिंग भी होता हो तो बंद हो जाता है। लेकिन जब आपने पाइल्स का ऑपरेशन करवा के रख दिया है तो आपके शरीर में कितनी गर्मी बढ़ रही है आपको पता नहीं चलता है।
तो कभी टॉन्सिल का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, पाइल्स का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, चाहे ब्लीडिंग होता हो तो भी। ब्लीडिंग तो एक दिन में या 2 दिन में बंद हो सकता है। तीखा बंद कर लेना है, अल्कलाइन फूड बढ़ा देना है, जैसे लौकी का जूस है, नारियल पानी है, मीठे फल है, ये सब आप खाना, इसके ऊपर ही रहो, अपने आप ठंडक हो जाएगी। और जहाँ पाइल्स, जहाँ ब्लीडिंग हो रहा है, वहाँ आपको तेल, नारियल का हो या एरंड का तेल हो, उसकी रोई तेल वाली करके मल मार्ग से अंदर डाल देना चाहिए। तो सुबह शाम 2 टाइम आप डालोगे तो तुरंत राहत हो जाती है, ब्लीडिंग तुरंत कम हो जाती है। अच्छा, पाइल्स के साथ साथ बहनों, पुरुष लोगों को पाइल्स की समस्या रहती है, लेकिन बहनों को मासिक के दरमियान ज्यादा ब्लीडिंग कंटिन्यू रहता है और लंबे दिनों तक चलता रहता है। तो ऐसे केस में आपको शीशम की जो पत्तियां होती है, इस शीशम की पत्तियां इतनी ठंडी होती है कि आप 1 या 2 दिन, एक एक या 2 2 ग्लास जूस का जूस निकाल के पी लो, तुरंत राहत कर लेता है। तो इससे अ, तुरंत आपको बेनिफिट मिल जाता है। वायु प्रकृति जो है वो, खून में गैस जो बढ़ता है उसको वायु कहते हैं। पेट में जो गैस होती है ना, वो तो आपकी आंतों में सड़न के कारण आंतों में गैस हो जाता है। लेकिन आंतों में गैस होना वो कॉन्स्टिपेशन का प्रश्न है। खून में जो गैस बढ़ता है वो वायु प्रकृति है। और वायु प्रकृति तभी बढ़ती है जब खून के अंदर कोई बैक्टीरिया, भोजन जो सड़ गया है उसके बैक्टीरिया खून में घूमते रहते हैं, और वो भोजन खा के खून में वायु पैदा करते हैं, तभी वायु बढ़ता है। और वायु प्रकृति ज्यादातर बढ़ने के कारण के पीछे भोजन में प्रोटीन डाइट ज्यादा होता है, और वो भी खास करके पकाया। और पकाया प्रोटीन जल्दी सड़ जाता है। जैसे आप छाछ की थैली को फ्रिज से बाहर धूप में रख दो 2 घंटे के लिए, तो अपने आप फूलने लगती है। यस सर। तो ये फूलती क्यों है? क्योंकि जो दही है, छाछ है, उसमें प्रोटीन है और इसके साथ बैक्टीरिया भी है। तो गर्मी के कारण जो प्रोटीन है वो सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट होने से बैक्टीरिया उसको जल्दी खाने लगते हैं। और बैक्टीरिया जब कोई चीज खाता है तो वो वायु पैदा करता है, एरेशन होता है। और जब वायु, आप कोई भी बॉटल में कोई लिक्विड भर के रखा है, तो जब वो बिगड़ जाती है ना, तब आपको पता होगा कि वो फूल जाती है बॉटल, प्लास्टिक की होगी तो। और जब आप उसका ढक्कन खोलोगे ना, तो अंदर से हवा निकलती है। तो ये बैक्टीरिया करते हैं। तो ऐसी ही हमारे शरीर में, खून में बैक्टीरिया जो घूमते रहते हैं, जो लोग तीनों टाइम पकाया खाते हैं, बिना चबाए खाते हैं, खुराक सड़ जाता है, खून में जाके फिर बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ती है, और बैक्टीरिया के कारण वायु बढ़ता है। और वायु ब्लड में बढ़ने से जो ब्लड की नलियां है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है। और जहाँ खास करके जॉइंट होता है, वहाँ खून की नलिया को फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। तो वहाँ थोड़ी उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, जहाँ जॉइंट होते हैं वहाँ। तो खून की नली जहाँ जॉइंट से पसार होती है, वहाँ उसकी इलास्टिसिटी कुदरत ज्यादा रखती है। तो वहाँ थोड़ा सा भी वायु बढ़ता है तो फूल जाता है, और फूलता है तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फिर वहाँ जॉइंट पेन शुरू हो जाता है। तो शरीर में जहाँ जहाँ पेन होता है वो ज्यादातर इन्फ्लेमेशन का होता है, वायु के कारण होता है। तो वायु प्रकृति वाले को प्रोटीन युक्त चीजें पका के नहीं खानी चाहिए, उसको आप अंकुरित करके खाओ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब आप उसको पकाते हो तो प्रोटीन जल्दी सड़ने लगता है, और प्रोटीन जब सड़ जाता है तो वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है।
क्योंकि फर्मेंटेशन ज्यादा हो जाता है। अब ज्यादा फर्मेंटेशन से, जैसे आप एप्पल है तो एप्पल को आप फर्मेंटेशन करो, तो एप्पल फर्मेंटेशन होने के बाद क्या हो बन जाता है, एप्पल साइडर विनेगर बन जाता है। तो अब एप्पल साइडर विनेगर कितना खट्टा हो जाता है। तो हमारे शरीर में ऐसा ही होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और यूरिक एसिड बढ़ने से जॉइंट के बीच में जो लुब्रिकेशन वाली जो गद्दी होती है, चिकास, वो पिघल जाती है। और वो जब पिघल जाती है तो हड्डियां आपस में एक दूसरे के साथ टच होने लगती है, और हड्डियों के बीच में का जो गैप होता है वो कम हो जाता है। और जब आपके घुटन घिसने शुरू हो जाते हैं तो लोग उसको बोलते हैं उल्टा, कि जो हड्डी में गैप ज्यादा हो गया है, बढ़ गया है, ऐसा लोग बोलते हैं। एक्चुअली हड्डी के बीच में, जो जॉइंट के बीच में गैप बढ़ा नहीं है, हड्डी एक दूसरे के पास आ गई है, और दो नजदीक आने के कारण लुब्रिकेशन की जो गद्दी पिघल गई है, तो आपस में हड्डियां एक दूसरे के साथ टच हो रही है, और कट कट आवाज भी होती है जब उसको मूविंग करते हो, मूवमेंट देते हो जॉइंट को। तो वो फिर बाद में नी रिप्लेसमेंट तक चला जाता है। तो वायु बढ़ना नहीं चाहिए, कफ बढ़ना नहीं चाहिए, पित्त भी बढ़ना नहीं चाहिए। तो टेस्ट का, स्वाद का ओवरडोज नहीं करोगे तो ये समस्या नहीं आती। तो स्वाद के प्रभाव बहुत है, सबसे ज्यादा टेस्ट के ही प्रभाव है, और मनुष्य को स्वाद के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। और दूसरे जो प्राणी होते हैं वो स्वाद के ऊपर ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, वो पत्तियां सबसे ज्यादा खाते हैं, वो बिना स्वाद की होती है। लेकिन वो जब चबाते हैं तो उसको टेस्टी लगती है सलाइवा के कारण। तो हमें मीठी, खट्टी, तीखी, ये सब चीजें को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। पके हुए भोजन के प्रभाव में, पहले तो पका हुआ भोजन जल्दी सड़ जाता है। और जैसे आप अंकुरित मूंग को फ्रीज में रख लो तो एक हफ्ते तक आप हर रोज मुट्ठी मुट्ठी खा सकते हो। लेकिन वही अंकुरित मूंग को आप कुकर में डालो, सीटी लगाओ, तो वो सड़ने लग जाते हैं, बिगड़ने शुरू हो जाते हैं तुरंत। एक दिन भी नहीं रख सकते आप। तो भोजन पकाने से जल्दी खराब हो जाता है। दूसरा, भोजन जब गर्म होता है तब वो एसिड बनने लगता है। आप जब दाल चावल खाते हो पकाया, तो दाल में पानी है, चावल में भी पानी है। लेकिन दाल चावल खाने के बाद आपका शरीर एक दो ग्लास पानी मांगता है। अब पानी वाला भोजन खाया फिर भी पानी मांग रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने दाल को पकाया, एसिड बन रही है, चावल को पकाया, एसिडिक हो रहा है, दोनों एसिड शरीर में जा रहे हैं। एसिड जाने से आपकी पीएच वैल्यू खून की एसिडिक बन रही है, तो शरीर बोलता है भी पानी डाल के डाइल्यूट करो उसको थोड़ा, पीएच वैल्यू हाई करने के लिए पानी डलवाता है शरीर, तब वो मांगता है। लेकिन यही दाल चावल आप बिना पका के खाओ, खा सकते हैं क्या? पहले तो बिना पकाए दाल चावल हो सकते हैं, हो सकते हैं। कैसे बनाने हैं, कैसे बनाओगे बोलो? आपको परीक्षा में पूछा जाए कि आपको दाल चावल बनाने हैं बिना पकाए, क्या करोगे? सर भिगा के। हम्म। उसको पकाना नहीं है।
सर भिगा के, जैसे दाल के तो अंकुरित भी निकल जाते हैं, अगर साबुत मूंग मोठ है तो। साबुत है तो अंकुरित होगा, लेकिन दाल है तो नहीं अंकुरित होगा, लेकिन भिगो के वो सॉफ्ट तो हो सकता है। हम्म। अच्छा, चावल नई सीजन की होगे तो आपको दूसरे दिन खाने लायक हो जाएंगे, पानी में रखोगे तो। अब उसको पकाना नहीं है, सिर्फ मरी मसाला डाल देना है। अब ये बिना पकाए दाल चावल आप खाओगे ना, तो आपका शरीर एक बूंद पानी नहीं मांगेगा। और जब पका के खाते हो तो 2 गिलास पानी पीते हो तो भी संतोष नहीं होता है। तो इसके पीछे का रीजन यही है, पकाने की साइड इफेक्ट। अब कोई चीज गर्म होती है, पकती है, तो वो एक्टिव हो जाती है। अब एक्टिव कैसे होती है, देखो। आप ये ठंडी की मौसम में पानी को उबालते हो, गर्म करते हो। जो बर्तन में आप पानी गर्म करते हो, उसकी दीवार के ऊपर क्षार जमता है या नहीं जमता है? जमता है सर। जमता है। वो कहाँ से आया? तो जो पानी के अंदर जो टीडीएस है, वो जब बॉईल होता है, गर्म होता है, तो वो एक्टिव होता है, वो आयनिक हो जाता है, इसके ऊपर चार्ज आ जाता है। फिर वो स्टील का हो बर्तन या कोई भी बर्तन हो, इसके साथ चिपकता है आयनिक होने के कारण। और चिपकता रहता है, इसके ऊपर नए पड़ लगते रहते हैं, और फिर वो कैल्सिफिकेशन हो जाता है। तो इसी तरह जहां जहां जो चीज में नमक है, जैसे कि टमाटर, पालक, तो टमाटर में नमक है, पालक में भी ज्यादा नमक होता है। अब आप उसको जब उबालते हो, टमाटर का सूप बना के पियो आप, 3-3 गिलास हर रोज पियो, 6 महीने के लिए कंटिन्यू पियो, तो आपकी किडनी में बड़ी बड़ी पथरी बन जाएगी। लेकिन यही टमाटर बिना पकाए, बिना सूप बनाए, कच्चे खट्टे टमाटर आप इतने ही खाओ जितने सूप के लिए बना रहे थे, तो वो टमाटर खाने के बाद 6 महीने के बाद चेक करो तो किडनी में पथरी बड़ी नहीं हुई होगी। मान लो पहले की पुरानी पथरी है तो वो पिघल गई होगी। तो कच्चे खट्टे टमाटर खाने से पथरी पिघलती है, और वही टमाटर का सूप बना के पीते हैं तो पथरी बड़ी होती है, बड़ी बनती है। पालक भी ऐसा है, पालक की सब्जी बना के गर्म करके खाओगे तो पथरी बड़ी होगी। लेकिन पालक को कच्चा खाओगे तो शरीर में पथरी बनने के चांस नहीं है। अब टमाटर को गर्म करके खाने से पथरी बड़ी बनती हो, तो इसके पीछे टमाटर के अंदर जो क्षार है, नमक है, वो जिम्मेदार है। वो गर्म होता है, तब ठंडा होने के बाद वो कैल्सिफिकेशन करता है। तो हम हर रोज सब्जी बनाते हैं या कोई भी भोजन रसोई करते हैं तो पहला क्या करते हैं, नमक डालते हैं, नमक को गर्म करते हैं, फिर खाते हैं हम। अब नमक को गर्म करके खाओगे तो कैल्सिफिकेशन होने वाला ही है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कैल्सिफिकेशन लीवर में हो जाता है। इसके अलावा खून की नलियों में भी हो जाता है। खून की नलियों में होने से खून की नलियां हार्ड हो जाती है, फिर बीपी बढ़ने लगता है, आपकी किडनी में जमा होता है, आपके पेंक्रियाज में जमा होने लगता है क्षार। और पूरी जिंदगी हम नमक को पका पका के खाते हैं, इसीलिए आंखों में मोतियाबिंद भी आ जाते हैं। अच्छा, आपने कोई कुत्ते का मोतियाबिंद देखा है? नहीं सर। कुत्ते को भी मोतिया होता है। कौन से कुत्ते को होता है? जो कुत्ता सेठ के साथ बंगले में रहता हो। सेठ पूरी जिंदगी जो खाता है वो कुत्ते को भी खिलाता है। सेठ को भी मोतिया हो जाता है और कुत्ते को भी हो जाता है। दोनों के ऑपरेशन हो जाते हैं। तो नमक को कभी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। अच्छा, नमक गर्म होता है तभी कैल्सिफिकेशन होता है।
आप दरिया किनारे गए हैं, चौपाटी पे गए होगे। अच्छा, चौपाटी के ऊपर दरिया का जो समुद्र का किनारा है, चौपाटी के ऊपर एकदम सैंडी मिट्टी होती है, रेत, सॉइल। तो वहां आपको कोई क्षार के सिग्नल्स नहीं दिखते हैं, क्षार के पोपड़े नहीं दिखते हैं। लेकिन आप गुजरात में बनासकांठा में, कच्छ में जाओ, सौराष्ट्र में जाओ, तो वहां जमीन में से जो पियत करता है खेडूत, तो जमीन में से जो पानी लिफ्ट इरिगेशन करके फ्लड इरिगेशन करता है, तो ये जमीन के ऊपर सफेद सफेद क्षार के पोपड़े दिखाई देते हैं। अब जो समुद्र का पानी है वो 10,000 से लेके 15,000 TDS का है। और एक खेत में जो पानी खेडूत डालता है वो 2,000 TDS का होता है, या 3,000 का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। तो नमक के लेयर आपको खेत में दिखाई देते हैं, लेकिन समुद्र के किनारे चौपाटी पे आपको नहीं दिखाई देते हैं। जहां ज्यादा नमक है वहां नहीं दिखता है, जहां कम है वह जहां ज्यादा दिख रहा है। तो ऐसा क्यों? तो सर इसके आपने बताया था कि वो वाटर टेम्परेचर। लेवल कम होता है और सन की गर्म होने की वजह से वो ऊपर नमक आ जाता है। हाँ, तो हर चीज, कोई भी चीज को आप गर्म करते हो तो वो एक्टिव बन जाता है। तो एक्टिव के कारण वो रिएक्शन करने के लिए रेडी हो जाता है, तब जाके वो कैल्सिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्षार जो है वो हमारे शरीर का दुश्मन है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि भी नमक को ऊपर से नहीं खाना चाहिए, और हम सब यही मानते हैं कि भी भोजन के टाइम पे ऊपर से नमक डाल के नहीं खाना चाहिए। सब लोग यही मानते हैं। तो डॉक्टर लोग ने जो बताया है कि भाई ऊपर से नमक डाल के नहीं खाना चाहिए, मैं कहता हूँ भोजन, रसोई बनाने के टाइम नमक मत डालो, भोजन करने के टाइम ऊपर से डाल के खाओ। तो ये एडवाइस पूरी उल्टी हो जाती है। अब दोनों, मैं भी अपनी जगह सही हूँ, वो जो कहता है कि भाई ऊपर से नमक नहीं डालना हो, वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन दोनों का कहने का मतलब जो है ना, वो उल्टा है। डॉक्टर कहते हैं ऊपर से नमक नहीं डालो, क्यों? क्योंकि आपने भोजन के टाइम पहले से नमक डाल के रखा है, और खाने के टाइम ऊपर से दोबारा मत डालो, यानी डबल डोज नहीं करो। उन लोगों का कहने का मतलब ये है। लेकिन पब्लिक ने उसका मतलब कैसा निकाला कि भी ऊपर से डालना नहीं चाहिए नमक, सीधा वो पकड़ लिया। तो मतलब हम गलत निकालते हैं। हाँ, गधा शराब नहीं पीता है, तो एक व्यक्ति कहेगा गधा है, गधा भी नहीं पीता है शराब को, तो हमको नहीं पीना चाहिए। लेकिन दूसरा सोचता है ये गधा ही इसीलिए नहीं पीता है, हमको तो पीना चाहिए। एक ही घटना के दो ओपिनियन आ जाते हैं। तो यहाँ ऊपर से नमक नहीं डालने का मतलब होता है कि आपको डबल डोज नहीं करना है। और इसमें भी सिंगल डोज ही लेना है, चाहे रसोई पकाने के टाइम डालो या खाने के टाइम डालो। अब दो ऑप्शन है, एक एक टाइम आपको नमक लेना है, सिंगल डोज। अब सिंगल डोज में जब पका के टाइम, भोजन को पकाने के टाइम नमक डाल के आप खाते हो, तो वो गर्म होने के कारण नुकसान होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन भोजन के समय आप ऊपर से नमक को डालते हो, तो गर्म नहीं होता नमक, एक्टिव नहीं बनता। एक्टिव नहीं बनेगा तो कैल्सिफिकेशन नहीं होगा, कैल्सिफिकेशन नहीं होगा तो आपके शरीर में कहीं जमेगा नहीं। सबसे ज्यादा हमारे शरीर को हम नुकसान करते हैं नमक को गर्म करके खाने से। नमक कभी गर्म करके नहीं खाना चाहिए।
तो भोजन की ये साइड इफेक्ट है। इसके साथ हमारा शरीर शाकाहारी है 100%। ईश्वर ने जो व्यवस्था करके रखी है शाकाहारी प्राणियों के लिए, वो है उनका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की रचना क्लोरोफिल से ही होनी चाहिए, और क्लोरोफिल हरी पत्तियों में ही होते हैं। पत्ती के अलावा आपको क्लोरोफिल कहीं नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो बहुत लो क्वांटिटी वाला। मान लो आप लौकी ले आए, तो लौकी की जो स्किन है वो हरे रंग की है, लेकिन आप पूरी लौकी के वॉल्यूम के हिसाब से देखोगे तो उसमें हरा रंग का परसेंटेज 0.5 भी नहीं है। लेकिन लौकी का पत्ता ले लो तो 80% तक आपको क्लोरोफिल मिल जाएगा वॉल्यूम के हिसाब से। तो हरी पत्ती का जो क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल हो सके इतना हमारे शरीर में नेचुरल जाना चाहिए। जब आप उसको पकाते हो, गर्म करते हो, तो क्लोरोफिल का एटॉमिक स्ट्रक्चर भी टूट फूट हो जाता है। फिर वो सही नेचुरल हीमोग्लोबिन नहीं बनता। और क्लोरोफिल से जो बना हुआ हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन को तो काम भी ऐसे करने हैं। हीमोग्लोबिन क्या क्या काम करते हैं हम आगे देख चुके हैं ना। ऑक्सीजन को पकड़ के हर सेल तक ले जाना, हर सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है उसको पकड़ के फेफड़ों तक ले जाना। इसके साथ आपको शुगर शुगर का लेवल मेंटेन करना, यानी आप शुगर के एटम को भी वो पकड़ता है और वो ले जाता है हर सेल तक। और ज्यादा शुगर इसके ऊपर चिपक जाता है, हीमोग्लोबिन के एटम के ऊपर, तो शुगर के लेयर हो जाते हैं, इसके ऊपर पड़ हो जाते हैं। और जितना ज्यादा लेयर, उतनी उनकी खून की जांच में H1BA जो आता है ना डायबिटीज वाले को, वो वही होता है। हीमोग्लोबिन के ऊपर जो ज्यादा शुगर कोटिंग हो गया, वो H1BA बताता है। तो ये 3 महीने का एवरेज होता है आपके खून में कितना शुगर रहा। जैसे हम कोई पेड़ को काटते हैं, तो पेड़ के थड़ को जब हम काटते हैं, उसके ट्रंक को, तो बीच में से काटते हो तो इसके अंदर जो राउंड फिगर होती है, वो जो पेड़ की उम्र को दिखाता है कि भी ये इतने साल का पेड़ हो सकता है, क्योंकि उसके बीच में रिंग होती है। इसी तरह हमारे जो हीमोग्लोबिन है, उसके ऊपर वो पड़ हो जाते हैं, और वो पड़ के हिसाब से डॉक्टर उसकी गिनती करते हैं 3 महीने के हिसाब से, कि उनका एवरेज शुगर लेवल इतना रहा होगा पूरे 3 महीने में। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का कन्वेशन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में, ग्लूकोज को भी सही जगह ठिकाने पे ले जाने का। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि भी ये हीमोग्लोबिन आपके खून में जो एक्सेस ग्लूकोज होता है, शुगर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसको लीवर में पहुंचाने का काम करता होगा, क्योंकि लीवर ही हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी का स्टोरेज है। तो वहां ले तो हीमोग्लोबिन जो है ना, वो बहुत सारे काम करता है हमारे शरीर में। अब जब आपका हीमोग्लोबिन नेचुरल बनाना हो, तो आपको हरी पत्ती का हरा रंग बिना पकाए ही खाना चाहिए, बिना गर्म करके ही, तभी वो नेचुरल बनेगा। और जब आप पका के करते खाते हो तो क्लोरोफिल के एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत टूट फूट हो जाती है। उसके आप उसके चित्र को देखो कि हर कोने के साथ कोई ना कोई एटम चिपका है। अब जब वो गर्म होता है तो वो आयनिक हो जाते हैं, आयनिक हो जाते हैं तो किसी दूसरे एटम के साथ चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं तो फिर वो उसका जो काम करने का है वो काम नहीं कर पाते हैं। तो नेचुरल हीमोग्लोबिन बनाने के लिए भी क्लोरोफिल को गर्म करके नहीं खाना चाहिए आपको।
दूसरा, जब सब्जी को भी आप गर्म करते हो, मान लो बैंगन है, लौकी है, गोभी पत्ता है, अब आप काटते हो तब वो पानी में तैरते हैं, लेकिन वही काटी हुई सब्जी को पकाते हो, फिर पानी में डालो तो नीचे बैठ जाती है। अब नीचे बैठ जाती है तो वो कैलोरी वाली हो जाती है, तैरती है तब तक वो न्यूट्रिशन वाली रहती है। तो भगवान ऐसा कहता है कि जो चीज पानी में तैरती हो उनको कभी पका के मत खाओ, उसको पका के खाना ही नहीं चाहिए। पकाने से उसका जो काम है वो न्यूट्रिशन देने की जगह वो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाता है, सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। तो ये गर्म करने के साइड इफेक्ट है कोई भी भोजन को। तेल में भी वही करते हैं हम। मूंगफली, कच्ची मूंगफली को आप दबाओ तो तेल निकलता है, वो तेल पानी में तैरता है, कच्ची घानी का कोल्ड प्रेस तेल। वो खाने से शरीर को डाइजेस्ट करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वही मूंगफली आप रोस्ट करो, सेक दो, गरम करो तो मूंगफली के अंदर का जो तेल है वो गरम हो जाता है। अब आप खाओ तो एसिडिटी बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, ब्लॉकेज बढ़ने लगते हैं। और 200-200 ग्राम 2 साल खाओ तो 2 साल में हार्ट अटैक में मार गिरा दी। अब ये मूंगफली सेकने से सारी समस्या बढ़ने लगती है, लेकिन वही मूंगफली कच्ची खाते हैं तो समस्याएं नहीं होती है। अच्छा, वही मूंगफली को आप कच्चे को पूरी रात पानी में रखो, फिर आप उसको दबा के नीचो तो तेल नहीं निकलता, दूध निकल जाता है। तो तेल मूंगफली का वो पानी में आ जाता है। तो अब ये पानी आप पानी में डालो मूंगफली का तो वो पानी में मिक्स हो जाता है, यानी तेल वाटर सॉल्युबल हो जाता है। अब वाटर सॉल्युबल तेल जो है वो खाने के बाद आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शरीर उसको कंप्लीट इस्तेमाल कर लेता है बिना मेहनत किए भी। तो हमारे शरीर के लिए वाटर सॉल्युबल फैट काम का है। शाकाहारी प्राणी वाटर सॉल्युबल फैट को ही आसानी से डाइजेस्ट कर पाता है। मांसाहारी को तो आप रिफाइंड तेल दे दो ना, तो उसको भी डाइजेस्ट कर लेगा, क्योंकि उसके स्टमक में हेवी एसिड होते हैं, हड्डी को पिघाल देते हैं। तो वो रिफाइंड तेल क्यों नहीं पचा सकता, पचा लेगा। लेकिन शाकाहारी प्राणी को बहुत मेहनत पड़ती है, वो नहीं पचा सकता। इसीलिए जब आपको कोई तेल गरम किया हुआ खाना है तो उसकी साइड इफेक्ट से बचने के लिए आपको उसको वाटर सॉल्युबल बनाना पड़ेगा। और वाटर वाटर सॉल्युबल बनाने का आसान तरीका क्या है? मुंह की सलाइवा। आप मूंगफली के दाने को भी धीरे धीरे चबाओ, तो मूंगफली के दाने में तेल ही है, दूध नहीं था। मूंगफली के दानों को पूरी रात पानी में रखते हो तो वो दूध बन जाता है, लेकिन कच्ची मूंगफली आप मुंह में रख के उसको चबाओ, फिर उसको बाहर निकाल के देखो तो वो दूध हो गया होता है, वो तेल नहीं रहता। तो जो लोग मुंह की सलाइवा के साथ तेल को खाते हैं, फिर वो गर्म किया होगा तो भी उसके नुकसान से बच जाते हैं। लेकिन जो लोग मुंह की सलाइवा मिक्स नहीं होने देते हैं, गर्म किया हुआ तेल फटाफट खा लेते हैं, हाँ, डबल रिफाइंड खा जाते हैं, तो वो ही लोगों के लिए बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेज और स्ट्रोक जैसी समस्या उनको पकड़ लेती है। तो रिफाइंड टेक्नोलॉजी हमारे देश में हर भोजन को प्रिजर्व करने के लिए एडॉप्शन टेक्नोलॉजी में क्या आया? हीटिंग टेक्नोलॉजी। तेल को आप कच्ची घानी का तेल ले आओ तो आप 1 महीना ही रख सकते हो,
इससे ज्यादा रखोगे तो इसमें से बदबू आना शुरू हो जाती है, बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो बिगड़े नहीं और एक एक दो दो साल तक आप उसको स्टोर कर सके हो, इसके लिए रिफाइंड टेक्नोलॉजी आई। वो उबाल उबाल करके आपको साफ करके दे देता है, तो 2 साल तक भी बिगड़ता नहीं तेल। तो ये रिफाइंड टेक्नोलॉजी फूड प्रिजर्वेशन के लिए ठीक है, लेकिन जितना रिफाइंड जो चीज हो जाता है वो शरीर के लिए जहर बन जाता है। आप चीनी भी देखो, गन्ने के रस को गर्म करो, देसी गुड़ बना, उसको गर्म करो सफेद गुड़ हो गया, उसको गर्म करो सफेद चीनी हो गया, उसको गर्म करो सफेद सैकरीन हो गया, जहर बन गया। तो जितनी बार फूड गर्म होता है इतना शरीर के लिए नुकसान करने वाला होता है। तो हमारे देश में दो टेक्नोलॉजी आई, एक रिफाइंड टेक्नोलॉजी और दूसरी आई पेस्चुराइज टेक्नोलॉजी। ये दो टेक्नोलॉजी ने हमारे देश की हेल्थ को कुठाराघात किया है। इसकी जगह कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी या फ्रोजन टेक्नोलॉजी एडॉप्ट की होती तो ये नौबत नहीं आती। आप दूध को फ्रोजन कर लो तो वो नुकसान नहीं करता है, लेकिन उसको उबालो तो वो नुकसान करता है। तेल को कोल्ड प्रेस ही निकाल के खाना चाहिए, उसको आप गर्म करो तो अच्छा, इसके साथ साथ हमारे भोजन के अंदर पेस्टिसाइड जो आता है, ये पेस्टिसाइड, क्योंकि कोई सब्जी फल बिना दवाई तो पकते नहीं। अब दवाई जो पेस्टिसाइड का जो एटम है वो अभी सेचुएशन स्थिति में है, सब्जी के ऊपर है तब, सब्जी के अंदर भी है तो भी। लेकिन जब उसको आप गर्म करते हो तो वही एटम एक्टिव हो जाता है। जैसे नमक गर्म हो जाता है तो एक्टिव होने के बाद कैल्सिफिकेशन होने लगता है, इसी तरह पेस्टिसाइड जो होता है वो भी एक्टिव हो जाता है। अब एक्टिव होने से के कारण वो एटम जहां जिसके संपर्क में आया वहां उसके साथ चिपक जाता है, और एक बार जो प्लस माइनस करके जो चिपकता है ना एटम, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। और वो पेस्टिसाइड मान लो आपके सेल के अंदर घुस गया और वहां चिपक गया तो फिर कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा कैंसर पंजाब स्टेट में है, क्योंकि पंजाब के लोग, पंजाब की जमीन 6% है पूरे देश के हिसाब से, लेकिन वो 6% जमीन होल्ड करने वाले पंजाबी लोग पूरे देश में जितना पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहा है उसका 20% वो अकेले इस्तेमाल करते हैं। पंजाबी लोग इतना जहर खेतों में डालते हैं, लेकिन वही जहर सब्जी के अनाज के रूप में जब वो खाता है तब वो पकाता है। पकाता है तो जहर भी गर्म होता है, गर्म होके एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होने के बाद शरीर में जाके कहीं ना कहीं चिपक जाता है, फिर कैंसर में कन्वर्ट होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट पंजाब में है। लेकिन वही खेत जिसमें इतनी दवाइयाँ छिटकी जाती है, वही खेत का घास खाने वाली गाय भैंसों को कैंसर नहीं होता। इसके पीछे का कारण क्या? गाय भैंस घास को गर्म करके नहीं खाते हैं। वो गर्म करके खाते तो उनको भी इतना ही कैंसर होता जितना मनुष्य को होता है। तो कोई भी चीज को गर्म करने से वो एक्टिव हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसका स्वभाव गर्म हो जाता है। और हम तो पेस्टिसाइड्स को हरामी व्यक्ति ही कहते हैं। सोसाइटी के नाके में दरवाजे पे ही कोई हरामी आदमी रहता हो तो आप सोसाइटी के अंदर आते जाते कभी उसको गर्म नहीं करोगे। गर्म करोगे तो वो फिर आपको परेशान करेगा।
इसी तरह नमक को, तेल को, पेस्टिसाइड्स को, ये तीनों चीज को आपको गर्म करके नहीं खाना चाहिए। गर्म करके कार्बोहाइड्रेट्स को भी बार बार नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो शुगर है कार्बोहाइड्रेट से, वो बार बार गर्म होने से वो भी एक्टिव हो जाता है। उसका जो फॉर्मेशन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, वो बार बार गर्म होने से हार्ड हो जाता है। और हार्ड हो जाने से वो शुगर आपका जो एटॉम, जो आपका सेल होता है, सबसे छोटा हमारा प्राणी का सेल, टिश्यू के से छोटा सेल होता है, तो सेल वो शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। आप गन्ने का रस पियो तो नेचुरल है, नेचुरल है तो आप पियो, तो उस टाइम आपके ब्लड का शुगर लेवल एकदम बूस्ट होगा। लेकिन ये नेचुरल है, खून में जल्दी से मिक्स हो जाता है और खून के साथ हर सेल तक जाता है, तो सेल उसको आसानी से खा जाता है, तो धीरे धीरे शुगर लेवल डाउन होने लगता है। तो 2 ही घंटे में बिना दवाई आपका शुगर लेवल डाउन। लेकिन यही गन्ने के रस को बार बार उबाल के, देसी गुड़, सफेद गुड़, चीनी, और चीनी को भी उबाल के आप जब खाते हो, तो वो शुगर आपका शरीर जल्दी डाइजेस्ट कर नहीं पाता, फिर वो डायबिटीज के रूप में आपके खून में बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो जैसे प्योर पेट्रोल आप रिक्शा में डालो, नई रिक्शा में आप डालो प्योर पेट्रोल, रिक्शा चालू करो, रिक्शा का एक्सीलेटर एकदम मिनिमम पे कर दो, नया इंजन है, नई रिक्शा है, प्योर पेट्रोल है, तो रिक्शा चालू करने के बाद आप उसको स्लो मोशन में रखोगे तो चालू ही रहेगी, रिक्शा बंद नहीं हो जाती। लेकिन यही नई रिक्शा में प्योर पेट्रोल की जगह केरोसिन डाल दो, अब रिक्शा चालू करो, जैसे स्लो किया इमीडिएट इंजन बंद। अब रिक्शा चालू रखनी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको रेस देते ही रहना पड़ता है। तो शुगर में भी ऐसा है, ब्लड शुगर में भी आप गन्ने का रस पियो, पीने के टाइम आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है, 200 250 पहुंच गया, लेकिन आपने प्योर पेट्रोल पिया है, आपके इंजन को रेस देने की जरूरत नहीं है, शरीर उसको इस्तेमाल करता जाता है। 3 4 घंटे के बाद आप चेक करो तो 250 वाला अपने आप 100 125 अपने आप आ गया होगा। लेकिन ये गन्ने के रस की जगह आपने चीनी की आइटम खा ली, चावल को पका के खाया, आलू को पका के खाया, तो वो हो गया केरोसिन, पेट्रोल नहीं रहा। अब केरोसिन आपने शरीर में डाल दिया, अब उसको खर्च करना है तो क्या करना पड़ेगा, रेस देना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, कसरत करनी पड़ेगी, तब जाके काउंट डाउन होगा। और नहीं करोगे तो वैसा का वैसा ही खून में घूमता रहेगा। तो डायबिटीज के पीछे भी ये प्रोसेस शुगर इफेक्ट करती है। तो हम एडवाइस क्या करते हैं कि भाई मान लो कोई पेशेंट है डायबिटीज का, सुबह में उसने उपवास किया है, उपवास के टाइम उसको भोजन भोजन नहीं लिया है, तो उस टाइम उसको दवाई नहीं लेनी चाहिए, दवाई लेगे तो शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। अब दोपहर को मान लो वो गन्ने का रस पी रहा है, तो उस टाइम उसका शुगर लेवल बढ़ गया, अब वो टेंशन में आ गया और दवाई ले ली, अब 250 हो गया था, दवाई ले लिया, उन्होंने 100 कर लिया, लेकिन ये शुगर लेवल 100 तो किया, लेकिन जो शुगर खाया था वो तो प्योर पेट्रोल था। वो अब सोफे में बैठा है, कुर्सी में बैठा बैठा काम कर रहा है, नो एक्सरसाइज, नो कोई वर्कआउट, तो भी शरीर वो खर्च कर रहा है, क्योंकि वो प्योर पेट्रोल है, इस्तेमाल हो रहा है शरीर में से। तो 4 घंटे 5 घंटे के बाद क्या होगा, जो शुगर लेवल उन्होंने नॉर्मल किया था दवाई खा के,
वो और डाउन हो जाता है, फिर उसको चक्कर आ जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जब डायबिटिक पेशेंट कोई कच्ची चीज खाता है, उसमें शुगर लेवल बढ़ भी जाता है, तो उसको दवाई नहीं लेनी। 250 तक शुगर लेवल चली जाए ना, तब तक उसको दवाई नहीं लेनी चाहिए। और दवाई ले लेगा तो शाम आते आते उसको चक्कर आ जाएगी, क्योंकि बिना मेहनत भी शरीर खर्च करती रहती है। क्योंकि उन्होंने जो शुगर खाया है वो नेचुरल खाया है, बिना पकाया खाया है, इसीलिए वो डाइजेस्ट हो रहा है। लेकिन जो प्रोसेस हो गई, फिर वो डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है, फिर उसको डाउन करने के लिए दवाई खानी पड़ती है, या तो मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो कम होती है। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन आपको उसको कोई भी पेशेंट के ऊपर थोड़ी समझदारी से काम करना पड़ेगा। तो गरम करने से ही समस्याएं खड़ी होती हैं। जब तक गर्म नहीं होता है कोई भी भोजन, वो हमारे शरीर के लिए कोई नुकसान नहीं करता है। तो हीटिंग करने से हम ऐसा मानते हैं कि डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है। बात सही है, डाइजेस्ट जल्दी होगा, लेकिन आपकी आंतों से डाइजेस्ट होके खून में चला जाएगा, वो आसानी से चला जाएगा पकाया हुआ। लेकिन पकाया हुआ खून में जो गया है वो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होने वाला है, शरीर उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इसीलिए हो सके इतना नेचुरल ही शरीर में जाना चाहिए। अच्छा, गर्म करने से और क्या नुकसान है? ये आप चित्र आप देख रहे हो, क्या दिखाई दे रहा है? कोई गाय भैंस पालने वाली बहन गोबर इकट्ठा कर रही है, देखे है ऐसे? यस सर। गांव में आपको ऐसे लोग दिखते हैं। अच्छा, ये लोग गोबर इकट्ठा करते हैं तो क्या ग्लोव्स पहनते हैं? नहीं सर, नहीं देखा ग्लव्स पहन के। खुले हाथ ही गोबर को इकट्ठा करते हैं, तगारा भरते हैं, माथे पे रखते हैं, गड्ढे में डालने जाते हैं। हर रोज काम करते हैं बहनें, गाय भैंस पालने वाली। खुले हाथ गोबर को पकड़ना, माथे पे रखना। अच्छा, यही बहन को आप बोलो कि ये गाय भैंस का गोबर छोड़ो, रोड पे झोपड़पट्टी वालों की, जो उन्होंने रोड के झोपड़पट्टी वालों ने रोड की साइड में जो पोटी की है, वो गोबर इकट्ठा करना है, करेगी? नो नहीं। सर। अच्छा, वो पराये लोगों की तो नहीं करेगी, उनके कुटुंब वालों की? नहीं सर। नो सर। अच्छा, उनकी खुद की? नो सर। अच्छा, गाय का गोबर हाथ में, बिना ग्लोव्स, हाथ में पकड़ने के लिए राजी, अपना लेकिन खुद उसने का देखने के लिए राजी नहीं है। घास खाया है ना सर उसने। ग्रीन लीफ खाई है। नहीं, यहाँ भोजन तो उन्होंने भी किया है, आपने भी किया है, लेकिन भोजन की क्वालिटी जो है ना, हाँ। उसको समझना है। क्योंकि गाय गाय घास खाती है ना, वो बिना पकाया खाती है, इसीलिए उसका गोबर आप हाथ में पकड़ सकते हो। लेकिन वही घास आप उसको पका के खिलाना शुरू करो, फिर आप वो गोबर हाथ में नहीं पकड़ सकते, इतना बदबूदार हो जाएगा। वो गर्म हुआ इसके लिए। अच्छा, गांव की गाय जो भैंस होती है, उसका गोबर ऐसा हाथ में पकड़ने लायक होता है। लेकिन शहर में घूमने वाली गाय का गोबर देखा आपने कभी? आकार ही नहीं होता है, और ऐसे हम रबड़ी हो जाती है। ऐसा सही क्यों? बात। बस ये समझना है, गांव वाली सर गाय तो क्या खाती है? हरा या सूखा घास खाती है, कच्चा खाती है, बिना पकाया, इसीलिए हम्म। वो आकार वाला होता है, बदबू नहीं होती है, हाथ में पकड़ सकते हो। शहर वाली गाय क्या खाती है?
हम जो खाते रोटी। हैं उसका बचा हुआ सारा गाय को खिलाते हैं। आपने दाल रोटी। चावल खा गया, बच गया तो गाय को। आपने रोटी सब्जी खाई, बच गई तो गाय को। अब आपके मल में, मनुष्य के मल में और शहर की गाय के गोबर में फर्क क्या रहा? बस समस्या ये मल की है। हमारा मल जितना गंदा, इतनी बीमारियां ज्यादा। और किन का ज्यादा गंदा होता है? जो लोग बिना चबाए खाते हैं, तीनों टाइम पकाए खाता है। तो मनुष्य को तीनों टाइम पकाया भोजन नहीं खाना चाहिए। आप बीमार नहीं हो तो एक बार खाओ चलेगा, लेकिन 3 बार पकाया खाओगे और वो भी बिना चबाया खाओगे तो आप अपने मल को भी देखने के लिए राजी नहीं होगे। हमारा तो मल गंदा होता है, हमारा यूरिन गंदा होता है, मनुष्य का पसीना भी इतना गंदा होता है। हाँ, कई लोग तो ऐसे होते हैं, सुबह सुबह में स्नान करके, हाँ, सेंट बेंट लगा के, सूट बूट पहन के, बूट मोजा पहन के ऑफिस जाते हैं। गर्मी की मौसम है, और शाम को जब ऑफिस से घर आते हैं तो बूट निकाल के रूम में आते हैं, घर में आते हैं तो रूम का वातावरण बिगड़ जाता है। उनके जो सॉक्स होते हैं, मोजे, वो इतने बदबू आती है उसमें से। कहाँ से आई? वो बूट में से नहीं आती। वो जो तीनों टाइम पकाया खाता है, उसी का ही सड़ा हुआ पसीना उनके सॉक्स में आता है, और वही सॉक्स बदबू निकालते हैं। हम हर रोज साबु घिस घिस के नहाते हैं। आप पूरी जिंदगी के साबु का सरवारा जोड़ लगाओ ना, और वही पैसा आपने हर साल साबु के पैसे बैंक में रखो ना, तो 60 साल के बाद आप जब रिटायर हो ना, तो आपके पास इतना बैलेंस हो जाए कि आपको पेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। इतने साबु हम हर रोज घिस डालते हैं पूरी जिंदगी में। फिर भी हम हर रोज साबु घिसते हैं, फिर भी दूसरे दिन हर रोज वैसे के वैसे गंदे हो जाते हैं। अच्छा, एक गाय भैंस को, बंदर को क्या हर रोज साबु घिस के नहाना पड़ता है? फिर भी उनको नहीं सर्दी जुकाम होता, नहीं डायबिटीज होती, नहीं बीपी होता है, नहीं घुटन घिस जाते हैं, नहीं साबु से नहाना पड़ता है, कुछ नहीं होता है। बारिश में भी वो तो मजबूरी में भीगते हैं, स्नान करते हैं, क्योंकि उनके पास छाता नहीं होता, रहने के लिए मकान नहीं है इसके लिए। नहीं तो उनके फैसिलिटी होती तो वो लोग बारिश में भी स्नान नहीं करते, फिर भी कभी बीमार नहीं पड़ते। तो इसकी वजह है, हम तीनों टाइम पकाया हुआ भोजन खाते हैं। तो हम तो पिछले 10 साल से एक ही टाइम पकाया भोजन करते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो वॉकिंग के लिए भी नहीं जाता हूं, मैं 5 डेग भी नहीं घूमता। ऐसे तो मैं योगा का मास्टर हूँ, बाबा रामदेव की तरह पेट को गोल घुमाना सिखाता हूँ। नोली क्रिया कैसे की जा सकती है, मैंने मेरे बेटे को भी सिखा लिया है। तो वो सुबह में कभी एक्सरसाइज के लिए समय नहीं बिगाड़ता। हाँ, 1-2 मिनट के लिए ऐसे ऐसे पेट को घुमा लिया, हाँ, बात पूरी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। समय क्यों बिगाड़ने का? तो गंदगी हम अंदर डालते हैं, वही गंदगी हमारे शरीर के लिए दुश्मन बन जाती है। तो खुराक में हम दो सबसे बड़ी गलती करते हैं। एक तो नमक को गर्म करते हैं, दूसरे तेल को गर्म करते हैं। और ये दोनों चीज हमारे लीवर में जम जाता है सबसे ज्यादा।
लीवर का काम है स्टोरेज भी करना, साथ साथ में सारे शरीर के जरूरी केमिकल्स का प्रोसेसिंग भी करना। अब लीवर में नमक जम जाता है, तेल जम जाता है, फिर लीवर काम करना छोड़ देता है, फिर लीवर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो इतनी डाउन हो जाती है कि आप एक दिन के लिए भूखे नहीं रख सकते। एक्चुअली लीवर में इतनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि आप 9 दिन तक भोजन नहीं करो तो भी आपका लीवर आपके शुगर खून के अंदर शुगर लेवल डाउन नहीं होने दे, इतनी एनर्जी वो देता रहे आपको। लेकिन जब आपके लीवर में क्षार और ये नमक और ये ऑयल जो गर्म किया हुआ वो जब जम जाता है तभी लीवर डाउन हो जाता है। फिर आप एक दिन नहीं खाते हैं तो दूसरे दिन आपके खून में शुगर लेवल डाउन हो जाता है और आपको चक्कर आने लगते हैं। तो लीवर हमारा साफ रहना चाहिए, और लीवर को साफ रखने के लिए उसमें से क्षार को पिघालना है, उसके अंदर चिपका हुआ फैट जो चर्बी है उसको पिघालना है। उसके लिए ये सबसे बढ़िया टॉनिक हमने आविष्कार किया है, और वो है अदरक लहसुन नींबू का रस, सेब का सिरका और शहद, जिसको हम हार्ट अमृत टॉनिक भी कहते हैं, हृदय अमृत टॉनिक। ये सिर्फ हृदय के ब्लॉकेज को ही निकालता नहीं है, आपके लीवर को भी डिटॉक्स करता है। आपकी खून की नलियों में जो चिपका हुआ है फैट या क्षार उसको भी पिघालने का काम करता है। तो ये बहुत बढ़िया टॉनिक है, आप खुद घर पे भी बना सकते हो उसको। इसमें आपको लहसुन को पीस लेना है मिक्सी में, पानी नहीं डालना है, और छन्नी, नायलॉन की छन्नी लेके इसके अंदर डाल के छान लेना है और रस निकालना है प्योर, पानी का एक बूंद नहीं। इसी तरह आपको अदरक का भी निकालना है, इसी तरह आपको नींबू का भी निकालना है। तो आपको अदरक, लहसुन, नींबू, ये सब का इक्वल क्वांटिटी में रस निकालना है। और इतनी ही क्वांटिटी, जितनी आपने अदरक लहसुन नींबू का निकाला उतनी ही क्वांटिटी आपको एप्पल साइडर लेना है। यानी 100 ग्राम अदरक का निकाला, 100 ग्राम लहसुन का, 100 ग्राम नींबू का और 100 ग्राम एप्पल साइडर विनेगर, तो 400 ग्राम हो गया। अब ये 400 ग्राम के अंदर आपको 400 ग्राम शहद ऐड करना है, नेचुरल होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। तो आपका ये टॉनिक तैयार। अब सर आप सर कोई, आपने आपने जो लिया है उसमें अब वो शहद है मिला हुआ? हाँ, अच्छा, बिना ये सर शहद तो है। आप पी नहीं सकते, अच्छा, ओके। क्योंकि देखो अदरक का प्योर प्योर रस निकलेगा तो कितना स्ट्रांग होगा सोचो आप। अच्छा, लहसुन का प्योर रस कितना कितना स्ट्रांग रहेगा। अच्छा, नींबू का प्योर रस वो भी इतना ही स्ट्रांग रहेगा। एप्पल साइडर भी स्ट्रांग होता है, वो सीधा आप नहीं पी सकते। ओके, वैसे मिठास कुछ वैसे आती नहीं है, मतलब वो नेचुरल लहसुन और आदू का ही लगता है। नहीं नहीं नहीं, अदरक लहसुन नींबू और सेब का सिरका, एप्पल हम्म। साइडर विनेगर, हम्म। ये चारों चीज इतने स्ट्रांग है कि ये चारों की एक एक, हर एक की अलग अलग एक एक चम्मच आप नहीं ले सकते, नहीं तो आपकी तो जठर में अल्सर हो जाए, इतना स्ट्रांग होता है ये सब। तो इसकी साइड इफेक्ट ना आए, आपकी स्टमक में अल्सर ना हो जाए, चांदे ना पड़े, इसके लिए उसको इतनी ही क्वांटिटी का शहद के साथ मिक्स करना पड़ता है। और ये मिक्स होने, ये पूरा जो लिक्विड होता है टॉनिक होता है, उसको पीने के लिए भी आपको 1 गिलास पानी में 2 चम्मच लेना है, इतना स्ट्रांग होता है वो, कभी सीधा मुंह में नहीं लगाने का। और ये पीने से जो लोगों को नॉर्मली है, बीपी की समस्या नहीं है, डायबिटीज की समस्या नहीं है,
ऐसे लोग एक ग्लास में 2 चम्मच सुबह सुबह में खाली पेट लेंगे तो उसका लीवर से लेके, हार्ट से लेके, खून की नलियों से लेके, पेंक्रियाज से लेके शरीर का हर ऑर्गन साफ हो जाएगा। ओवरऑल बॉडी क्लींजिंग। अच्छा, जिनको बीपी की समस्या है या डायबिटीज की समस्या है वो लोग 2 बार ले दिन में, और जिन लोगों को ब्लॉकेज हो चुका है हार्ट में उनको 3 बार लेना है। लेकिन पानी तो पूरा ग्लास लेना है और 2 ही चम्मच लेना है। और ध्यान रहे कि जिन लोगों को एसिडिटी है उन लोगों को 2 चम्मच की जगह 1 ही चम्मच लेनी है, एक पूरे ग्लास पानी के साथ। पानी गर्म नहीं लेना है, नहीं तो और स्ट्रांग पड़ेगा। उसको नॉर्मल ही लेना है, मटके का पोटेबल वाटर। तो सर हार्ट के ब्लॉकेज वाला भले थोड़ा गर्म पानी कर सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, गर्म करोगे तो ये स्ट्रांग पड़ेगा और एसिडिटी करेगा। तो जो लोग एसिडिटी वाले हैं उन लोगों को खाली पेट नहीं लेना है उसको। उनको लेना है भोजन के बाद, कुछ भी खाने के बाद ऊपर से लेना है एसिडिटी बाकी वाले। सबको सर खाली पेट लेना है? बाकी सब खाली पेट ले सकते हैं। तो सर हमारे सुबह नोन में सुबह एक का जो है टाइम उनका। है हमारा, जहाँ जिस टाइम हम फास्टिंग करते हैं, तो सुबह में आपको ये ऐसे क्लिंजिंग मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए जो फूड नहीं है आपके लिए। एक क्लिंजिंग मटेरियल है, आपके शरीर को ओवरऑल क्लींज करते हैं। तो क्लिंजिंग मटेरियल में ये हार्ट टॉनिक ले सकते हो। मान लो ब्लॉकेज जैसी समस्या नहीं है, वेट लॉस ही करना है, तो एप्पल साइडर अकेला ले सकते हो पानी के साथ, 1 1 चम्मच, 2 2 चम्मच सुबह सुबह में, तो वो भी आपकी वेट लॉस में फायदा करता है। अच्छा, हमारे शरीर में नमक और तेल दोनों की समस्या है। अब जो चर्बी की समस्या है वहां चर्बी युक्त चाहिए सफाई के लिए, तो यहाँ लहसुन का जो रस है टॉनिक में वो चर्बी को पिघालता है। और रही खट्टा नींबू और एप्पल साइडर, वो तोड़ते हैं क्षार के कैल्सिफिकेशन के पोपड़े को, वो उसको पिघालने का काम करते हैं। तो नमक और तेल दोनों का जो लीवर में जमा हुआ कचरा है उसको तोड़ के उसका रगड़ा बना के उसको निकाल कर लेते हैं। तो शरीर में ओवरऑल ये फायदा करते हैं। कफ पित्त वायु, ये प्रकृति को कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेद ने रसायन चूर्ण बनाया है, रसायन वटी। इसमें गिलोय, गोखरू और आंवला होते हैं। आप मार्केट से लेने जाओगे ना तो ये 3 चीज का ही आपको मिलेगा रसायन चूर्ण, गिलोय, गोखरू और आंवला। हमने क्या किया है इसमें, तुलसी ऐड करवाया है, गिलोय भी ऐड करवाया है। मार्केट में जो मिलता है गिलोय, अरे ये गोखरू, आंवला और गिलोय, गोखरू और आंवला ये मार्केट का होता है। हमने तुलसी और अश्वगंधा दोनों एक्स्ट्रा ऐड करवाया है। तो अश्वगंधा से आपको वाइटल पावर बढ़ता है। गिलोय आपके शरीर में कफ और वायु प्रकृति को बढ़ाने वाले बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करता है। गोखरू आपकी किडनी की सफाई करता है। आंवला जो होता है हमारे शरीर में ओवरऑल क्लींजिंग करता है। तो ये रसायन वटी, रसायन चूर्ण, इसी में से ही ये च्यवनप्राश बनता है। लेकिन च्यवनप्राश में क्या होता है, आधा रसायन चूर्ण होता है और आधी चीनी होती है। जो आप बाजार से लाते हो ना ये च्यवनप्राश, इसमें ये हो आधा रसायन आधी चीनी। अब चीनी वाला खाने का कोई मतलब नहीं है। तो इससे अच्छा है कि भी ये रसायन चूर्ण ही आप शहद के साथ चाट लो।
और वो भी गर्म करके कर बनाते होंगे ना फिर वो तो। हाँ, वो तो गर्म करके ही बनाते हैं। वो भी नुकसान। नहीं नहीं, इसमें क्या है, उन सबों को एक दूसरे के साथ इमल्सिफाई करने के लिए गर्म करते हैं। हम्म। उसका नुकसान नहीं है। ये चीजें आप गर्म करो तो इससे उसका नुकसान नहीं। नुकसान कहाँ होता है? नमक है तो नुकसान है, ऑयल है तो नुकसान है, पेस्टिसाइड है तो नुकसान है, क्लोरोफिल है तो नुकसान है, क्योंकि क्लोरोफिल गर्म होने से उसकी क्वालिटी लो हो जाती है। यहाँ इसको नहीं है नुकसान। लेकिन चीनी तो खानी ही नहीं चाहिए। तो चीनी वाला जो आपको मार्केट में मिलता है, च्यवनप्राश, वो च्यवनप्राश से बचना चाहिए। इसे घर पे ही बनाओ। ये रसायन चूर्ण ले लो, इसके शहद के अंदर मिक्स कर लो, तो इससे बढ़िया रसा आपको च्यवनप्राश कहीं नहीं मिलेगा। तो बाजार के च्यवनप्राश नहीं खाने चाहिए। तो पेस्टिसाइड जो है, पेस्टिसाइड्स के बारे में मैं अभी आगे अगले चैप्टर में ही मैंने इसके बारे में आपको बताया कि पंजाब में क्यों ज़्यादा कैंसर है, क्योंकि वो पेस्टिसाइड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ इतना ज़्यादा कैंसर है कि पंजाब के बठिंडा से राजस्थान बीकानेर आने वाली ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन नाम रखा है। ओहो। आप गूगल पे चेक करना, कैंसर ट्रेन लिखोगे न तो पूरा उसका काफ़ी वीडियो आपको मिलेगी। तो कैंसर ट्रेन नाम, नाम ही ट्रेन का ऐसा, सरकार का नाम है बठिंडा बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन। पब्लिक ने नाम बना दिया है कैंसर ट्रेन। तो ये ज्यादा कैंसर के पेशेंट सबसे ज्यादा पंजाब में, अब नंबर 2 पे है गुजरात। कैंसर में अभी आ रहा है 2 नंबर पे। तो ये कैंसर क्यों होता है? पेस्टिसाइड से। अब पेस्टिसाइड बिना गर्म करके आप खाओ तो उसका कोई नुकसान नहीं है। आजकल प्राकृतिक ऑर्गेनिक की बातें बहुत चलती हैं। ऑर्गेनिक अच्छा है, गलत नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक खाने से बच नहीं सकते। क्योंकि आप भोजन ऑर्गेनिक ले सकते हो, लेकिन जब बाहर खाने जाते हो, होटल में खाने जाते हो, तो वहां जो चीजें मिलती है और मरी मसाले में जो चीजें इस्तेमाल होती है ना, तो इसमें तो कई प्रकार के केमिकल डालते हैं वो लोग। अच्छा, जो तैयार पैकेज फूड होते हैं, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स के अंदर आपको सिंबॉलिक नंबर लिखे होते हैं। E 610, E 230, ये ऐसे नाम भी नहीं लिखते हैं केमिकल के। कोई ऐसा फूड पैकेट नहीं मिलेगा जिसके ऊपर आपको, इवन आप कोई भी कंपनी का आइसक्रीम भी ले लो, इसके ऊपर भी आप इंग्रेडिएंट्स में देखोगे तो ऐसे सिंबॉलिक नंबर होंगे। ये सब केमिकल हैं। तो केमिकल से बचने के लिए पेस्टिसाइड ही जैसा ही है सब। तो ये, उसको गर्म मत करो। गर्म करने से ही जोखिम बढ़ जाता है। जैसे पंजाब की गाय भैंस को कैंसर नहीं हो रहा है, भले जहर वाला ही घास खा रही है, लेकिन वो कच्चा खा रही है, इसके लिए उसको नुकसान नहीं है। लेकिन वही गाय भैंस को उबाल उबाल के पका पका के घास खिलाना शुरू करो, वो भी मनुष्य की तरह ही वो भी कैंसर में मरने लगेगी। क्योंकि पेस्टिसाइड वो जहर है। अच्छा, कोई भी जहर को गर्म करने से और ताकत वाला होता है। मान लो आप कोरोना का टाइम चलता था, तो कोरोना के टाइम हमको, जिनको कोरोना होता था उनको आयुर्वेद वाले काढ़ा बना के देते थे। अब काढ़ा में क्या होता है? तुलसी होता है, पुदीना होता है, अदरक होता है, गिलोय होता है, ऐसे अलग अलग प्रकार की औषधियाँ डालते हैं। अब वो औषधि का जूस निकाल के सीधा नहीं देते वो लोग, उसको उबाल उबाल के उसको ताकत वाला करते हैं।
क्योंकि उसका काम क्या है, वायरस को मारना। अब यही औषधि का सीधा जूस निकाल के देते हैं तो वायरस मरते नहीं जल्दी। तो वायरस को मारने के लिए इसकी जो जहर, ये जहर ही है। औषधि मतलब क्या है, जहर। वायरस को मारने के लिए पॉइजन। तो उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए उसको उबालते हैं। समझ में आया? तो वायरस को मारने के लिए, उसकी ताकत बढ़ाने के लिए उसको उबालते हैं, तभी वो ताकत वाला होता है। इसीलिए काढ़े गर्म कर करके पिलाते हैं। तो ये जहर की ताकत बढ़ाने के लिए आप उबालते हो। तो वो जो पेस्टिसाइड, जो जीव जीव जंतु को मारने के लिए खेत में आप डाल रहे हो, तो वो भी तो जहर है। तो उसको जब आप उबालोगे तो क्या वो ताकत वाला नहीं बनेगा? सीधा हिसाब है। और ताकत वाला बनता है। और ताकत वाला बने वो तो साइड की बात है। लेकिन वो जब आयनिक बन जाता है ना गर्म करने से, तब रिक्स बढ़ जाता है। क्योंकि आयनिक, कोई भी मटेरियल आयनिक हो जाती है तभी दूसरे के साथ रिएक्शन करती है। तब तक वो रिएक्शन नहीं करती। और आयनिक होने से क्या होता है कि जैसे शरीर में गया, और जहां गया, छोटे से छोटे सेल के अंदर घुस जाता है। और पेस्टिसाइड्स का जो एटम होता है ना, वो इतना माइक्रो होता है कि हमारे सेल के अंदर घुस जा सकता है वो। और सेल के अंदर जो घुस गया पेस्टिसाइड, वो किसी के साथ सेल के सेंटर में घुस गया, डीएनए आरएनए के साथ चिपक गया, फिर उसका प्रोग्रामिंग बिगाड़ देता है। फिर जो एक सेल का मल्टीप्लिकेशन, एक का दो जो होना चाहिए कंट्रोल में, वो प्रोग्राम डिफॉल्ट प्रॉब्लम वाला हो जाता है। फिर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। फिर वो एक के दो, दो के चार, चार के आठ वो बढ़ने लगते हैं। फिर वो गांठ हो जाती है। और इतनी फास्ट उसका ग्रो हो जाता है, फिर वो कैंसर की गांठ कह ली जाती है। पेस्टिसाइड इतना माइक्रो होता है। तो पेस्टिसाइड्स को आप जब भी गर्म करते हो ना, तब उसका रिस्क बढ़ जाता है। और इसीलिए आप सबको पता होगा कि खेत में जब खेडूत जो पेस्टिसाइड खेत में डालता है ना, तो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि सुबह सुबह में ठंडी के समय में ही आप उसको छिटक डालो। जब सूर्य आपके माथे पे आता है, दोपहर का होता है ना, तब पेस्टिसाइड छांटने का काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो गर्म हो जाता है, तो जहर इतना ज्यादा लग जाता है खेडूत को, और खेडूत को मार भी सकता है। इसीलिए वो गर्मी के टाइम पे पेस्टिसाइड को छिटकने की भलामन कभी कंपनी वाले नहीं करते। वो ऐसे ही बोलते हैं, अर्ली मॉर्निंग जब गर्मी नहीं होती है उसी टाइम आप उसको छिकट डालो खेतों में। प्रणाम सर। प्रणाम सर। जी। मेरे इसको पूरा कर लेते हैं। तो ये कीटकनाशक पेस्टिसाइड्स को बचने का रास्ता क्या? तो आसान रास्ता एक ही है, उसको बिना गर्म किए खाओ। सब्जी लाए कोई बात नहीं, भले वो दवाई वाली है, ऊपर की साइड की जो दवाई है उसको आप अच्छी तरह वॉश करके निकाल दो। इसको और अच्छी तरह निकालना है तो उसको नमक वाले पानी से वॉश करो, एप्पल साइडर से वॉश करो तो निकल जाएगा। और सबसे बढ़िया तरीका है ओजोनाइजर, ओजोनाइजिंग करना है उसका। ओजोनाइजर एक मशीन आता है, आपका पानी का फिल्टर आता है ना, इतना छोटा सा। उसका काम क्या है, हवा में से ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन को O3 बनाना, और वो O3 वाला जो वायु जो है वो पानी में घुलाना। उसका एक काम होता है। तो आपको क्या करना है, जो सब्जी फल को आपको वॉश करना है, पेस्टिसाइड मुक्त करना है, तो आपको एक बड़ा सा बर्तन लेना है, इसके अंदर पानी भर देना है, ये मशीन को चालू करना है, उसकी पाइप पानी के अंदर रख देनी है। आप 10 या 15 मिनट रखोगे, उसके हिसाब से मेनू दिया होता है कि भाई कितने में कितनी टाइम आपको पानी में उसको रखना पड़ेगा। तो आप 10 मिनट उसको रखते हो तो पूरा ओजोन वायु ये पानी में घुल जाता है। फिर उसी में आपको सब्जी डाल देनी है। तो सब्जी के ऊपर की साइड में जितनी भी पेस्टिसाइड है, जितने भी जम्स है, सबको वो खत्म कर लेता है।
अब फिर ये जो सब्जी ये पानी से आप वॉश करते हो, ओजोन ट्रीटमेंट दिया हुआ पानी से, ये सब्जी जब आप फ्रिज में रखते हो तो 10-10 दिन तक सड़ती नहीं, बिगड़ती नहीं। और आपने बिना ट्रीटमेंट किए हुए भले फ्रेश सब्जी लाए हो मार्केट से, लेकिन फ्रिज में रखते हो तो तीसरे दिन आपको पता चलने लगता है कि बिगड़नी शुरू हो जाती है, 3 ही दिन में। क्योंकि उसके ऊपर जम्स भी होते हैं, भले ठंडक में रहती है फिर भी उसको बिगाड़ना शुरू कर लेते हैं। लेकिन ये ओजोन ट्रीटमेंट करने के बाद वो सब्जी बिगड़नी रुक जाती है, 10-10 15-15 दिन तक बिगड़ती नहीं है, सब्जी भी वैसी की वैसी रहती है, फल भी वैसे के वैसे रहते हैं। और पेस्टिसाइड्स के जितने भी एटम है उसके ऊपर सरफेस वाले, वो सारे उसको तोड़ देता है। तो पेस्टिसाइड से बचने का ये आसान रास्ता है, गरम करके मत खाओ, और जो है उसको साफ करके खाओ, तो आपको कैंसर से बचाएगा। तो सर ये मशीन दूसरा कहाँ मिलती है? दूसरा सेल के अंदर जो पेस्टिसाइड पहुंच गया है तो उसको क्लींजिंग करने का भगवान ने एक फल बनाया है जिसको बोलते हैं बेरी। जितने फल के नाम के पीछे बेरी शब्द होता है वो ऐसे खट्टे फल होते हैं, वो माइक्रो क्लींजिंग करते हैं। माइक्रो यानी टिश्यू और सेल के अंदर घुसा हुआ कचरे को भी बाहर निकालने का काम करते हैं। तो हिमालयन बेरी, सी बकथॉर्न कहते हैं उसको अंग्रेजी में, लद्दाख में होता है उसका फल, केसरी रंग का फल होता है। और ये संजीवनी, जब ऐसा कहा जाता है कि जब रामायण के टाइम लक्ष्मण मूर्छा हुए थे तो हनुमान जी जो संजीवनी लेने गए थे तो वहां हिमालय में गए और वहीं से उसको उठा के पुरी ले गए थे। ये सी बकथॉर्न, हिमालयन बेरी उसको कहते हैं। तो वो माइक्रो क्लींजिंग करता है, तो उसके फल का जूस आता है और कलर भी उसका केसरी ही होता है, एकदम प्योर केसरी। तो वो लिक्विड पीने से हमारे शरीर में जहां जहां माइक्रो, क्योंकि सबसे माइक्रो कचरा टॉक्सिन में पेस्टिसाइड होता है, केमिकल्स होते हैं, वो माइक्रो होता है। आप चर्बी खाओ, ज्यादा फैट खाओ, तो आपकी चमड़ी के नीचे जमा होगी, पेट के ऊपर जमा होगी, खून की नलियों में ब्लॉकेज करेगा, लेकिन वो टिश्यू और सेल के अंदर नहीं घुस सकती। नमक भी कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन ये टॉक्सिन, केमिकल्स और पेस्टिसाइड ये इतने माइक्रो होते हैं कि वो सेल और टिश्यू में घुस जाते हैं। तो उनको क्लींजिंग करने के लिए बेरी फ्रूट्स सबसे बढ़िया है। तो वो जो फल के नाम के पीछे बेरी शब्द हो, ऐसे फल का प्रयोग आपको, ब्लूबेरी है, रासबेरी है, ब्लैकबेरी है, तो ऐसी अलग अलग प्रकार की जो है, हिमालयन बेरी है ये। और ये सब में हिमालयन बेरी सबसे बढ़िया होती है और बहुत महंगी होती है। आप ऑनलाइन चेक करना, हिमालयन बेरी सी बकथॉर्न का जूस 500 ml के 1200-1300 रुपया भाव होगा। वही हिमालयन बेरी हमारे सेंटर पे हम 750 में उपलब्ध कराते हैं, प्योर। क्योंकि हमारा सेंटर में हम प्रॉफिट के लिए नहीं चलाते, वो हो सके इतना नो प्रॉफिट नो लॉस के कॉन्सेप्ट के हम चलाते हैं। तो ये पेस्टिसाइड से बचने के लिए ये सबसे बढ़िया चीज़ है हमारे लिए। तो आज हम यहाँ रुकते हैं, अगले चैप्टर हम आगे देखेंगे नेक्स्ट टाइम। अब बोलिए, आपको क्या सवाल था? सर एक आपने कहा था शीशम के पत्ते शायद, हम्म। वाह, पित्त प्रकृति के, सर वो समझ नहीं आया कंसेप्ट। जिन लोगों को पित्त ज्यादा होता है शरीर में, पुरुष होते हैं तो पित्त की साइड इफेक्ट पाइल्स के रूप में दिखती है, लेकिन जब स्त्रियों को पित्त बढ़ जाता है तो उनकी साइड इफेक्ट उसको मासिक के समय दिखता है।
और उनका मासिक लंबा चलता है और ज्यादा ब्लीडिंग होता है, तो उस टाइम उसको ठंडक करनी होती है, तब जाके वो जल्दी कम हो बंद होता है। तो हाँ उस जी सर। टाइम आप शीशम की पत्तियों का रस निकाल के पी लो, तो एक ही दिन में उसका परिणाम मिल जाता है। सर शीशम का जो पेड़ हम बोलते हैं, हाँ, शीशम लगी शीशम हुई का है। जो पेड़ होता है वो उसका जो थड़ होता है ना, वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, कभी सीधा नहीं होता है वो। हाँ जी हाँ जी। हाँ, और तीन तीन पत्तियों के ग्रुप में उसकी पत्तियां होती है, और ऐसी अनीदार पत्ती होती है, पीपल की पत्तियों जैसी, पीपल की ही पत्ती का, लेकिन उसका स्वरूप छोटा 1 इंच का होता है, पत्ती की ओके। साइज 1 डेढ़ इंच की ही होती है। वो शीशम का ओके। पत्ता, जो शीशम का लकड़ा आता है ना, जो ब्राउनिश कलर का, हाँ जी सर। वही शीशम का झाड़, वही पेड़, उसका पत्ता ऐसे होते हैं छोटे छोटे। ठीक है गुजरात सर। में तो बहुत लगाया हुआ है, सब जगह। तो और सर सर ये मेरी बेटी को प्रॉब्लम है ये। तो आप शीशम की आगे। पत्तियों का जूस निकाल के पिलाओ, और उसको तीखी खट्टी चीजें बंद कराओ, चबा चबा के खिलाने की आदत दिलाओ, तो ये समस्या नहीं रहेगी। हरी पत्ती, खून ज्यादा होना चाहिए शरीर में मेंटेनेंस के लिए, तो हरी पत्ती तो हर रोज खिलाओ, किसी भी रूप में, चाहे टेबलेट खिलाओ, चाहे चटनी बनाओ, चाहे जूस बना के खिलाओ, तब जाके फायदा होगा। ओके सर। सर ये लेडीज ही ले सकती हैं शीशम की पत्तियां, कि जिसको नहीं पित्त नहीं, है जेंट्स भी वो? ले सकते हैं। ओके। हम तो कई बार कैंसर का पेशेंट जो होते हैं ना, जिसको कीमोथेरापी रेडिएशन लेते हैं, तो इतनी गर्मी हो जाती है, बाल जड़ जाते हैं, तो ये गर्मी की साइड इफेक्ट से बचने के लिए भी शीशम देते हैं। ओके। तो शीशम का जूस लेने से रेडिएशन की जो साइड इफेक्ट से बच जाता है, बाल जड़ नहीं जाते फिर। थैंक यू सर, और थैंक सर यू। ये और सर ओजोनाइजर मशीन के बारे में बताएंगे कुछ, कहाँ से मिलती ओजोनाइजर मशीन कहते हैं है? उसको। यस। हाँ, आप गूगल पे देखो। ओके। 2,000 से लेके 5,000, 15, 10,000 तक का आसानी से मिल जाएगी, अच्छी कंपनी के। तो इसमें क्या सर रेज होती हैं जो? नहीं 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 नहीं, वो हवा खींचता है, O2 को O3 बनाता है, और उसको पानी में डालता है। लेकिन ओजोन ऐसा वायु है, उसका ध्यान भी रखना है, जो जहाँ जो बर्तन में आपने वो पानी मिक्स करने के लिए छोड़ा है, वहां उसके बबल निकलते हैं, लेकिन उसके ऊपर ये बबल आपको नाक से नहीं लेने हैं। नहीं तो वो क्या करते हैं, आपके जो फेफड़े के जो सेल है उसको तोड़ डालेंगे, जो पेस्टिसाइड को तोड़ सकता है, वो आपके फेफड़ों के सेल को भी तोड़ सकता है। तो श्वास के अंदर ओजोन वायु नहीं जाना चाहिए, ओके। नहीं तो वो बहुत नुकसान करता है। અને સર શેરડીનો રસ આપણે 12 મહિના લઈ શકાય? हाँ, ले सका है। अच्छा। लेकिन जब ठंडी की मौसम है और शिरडी का रस लेते हैं तो ठंडा पड़ता है, ओके। तो उस टाइम आपको अदरक जैसा, नींबू कुछ के मिक्स। साथ या अदरक के साथ, काली मिर्च के साथ लेना चाहिए। ओके। અને गर्मी અવેલેબલ में બી है નથી હોતું तो सर? ठीक है, गर्मी में ठंडक के लिए लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो सर अवेलेबल अवेलेबल होता है ये 12 ही महीना? हाँ, अब तो गन्ने का रस तो पूरे जो बड़े मार्केट होते हैं वहाँ गन्ना तो मिलता है ये मार्केट में। ओके। ओके सर, और दूसरा ये एनीमा, जैसे आपने बोला कि आपने एक ही टाइम खाना खाते हो, आपने बताया, तो सर हम्म, एनीमा भी रोज ही लेना होता है? खाना हम एक तो टाइम खाओ लेते तो हैं। रोज? तो सर जो नेचुरल कॉल आना चाहिए सुबह में, तो वो भी सही, और वो भी करना चाहिए ऐसा? हाँ, आप सिस्टम के साथ रहते हैं, हम्म। हर रोज फास्टिंग भी करते हो, हरी पत्ती भी खाते हो, हम्म। अल्कलाइन नेचुरल फूड भी खाते हो आधा, पूरे टोटल दिन में जितना भोजन जाता है इसमें आधा कच्चा जाता है, हम्म। पत्तियों के साथ जाता है, तो आप हर रोज एनिमा ले सकते हो, क्योंकि तो फिर साइड इफेक्ट नहीं होती। लेकिन आप जब सही भोजन नहीं लेते और एनिमा लेते रहोगे, तो आपकी आंतों की चिकास कम हो जाएगी, फिर लूज हो जाते हैं,
आंतों की वो वर्किंग कम हो जाती है फिर। अच्छा, तो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि एनिमा से ही मतलब जो आप नेचुरल डाइट फॉलो कर रहे हो, तो एनिमा से ही फ्रेश होते हैं या नेचुरली भी जाते हैं, नहीं, मतलब वो जब कॉल। भोजन में अनाज का प्रमाण रहता है हाँ। तो नेचुरल अनाज का मल जो होता है ना वो जल्दी नहीं निकल सकता, क्योंकि ओके। वो हाई डेंसिटी है। हाँ। अब ये रुक के रहता है, वो धीरे धीरे निकलता है। तो अच्छा। एनिमल लेने से वो जल्दी निकल जाता है, तो हमको फीलिंग अच्छा आता है कि भाई ओके, प्लेट साफ हो गया। और अनाज खाने से हम बचते नहीं, क्योंकि एक टाइम भी अनाज तो खाते हैं। अच्छा। एक्चुअली तो खाना नहीं चाहिए, लेकिन इतने हम नहीं है कि भाई पूरा छोड़ दे। तो लेकिन सामने जब अल्कलाइन फूड और हरी पत्ती और प्रोबायोटिक, हम छाछ भी खाते रहते हैं, तो ये सब अच्छा। रहने से हमारी आंतों की जो पानी एनिमा से जो आंतों की चिकास निकल गई है वो नई बनती रहनी चाहिए। तो अच्छा, वो छाछ भोजन लेते हैं सही सर आप? होगा तो बनता रहेगा। आप भोजन सही नहीं लोगे तो बनेगा नहीं, फिर वो आंतों को नुकसान करता है। इसीलिए कोई भी डॉक्टर होगा ना तो ऐसा ही बोलेगा, एनिमा हर रोज नहीं लेना चाहिए। हाँ। लेकिन जिसका डाइट सही है उसके लिए दिक्कत नहीं। सर सर। लेमन जूस को गर्म पानी में ले सकते हैं? ले लेमन, सकते हो, लेकिन वो ज्यादा स्ट्रांग होगा और एसिडिटी करेगा। तो फिर दैट में नॉर्मल पानी में लेना चाहिए हमें लेमन? नॉर्मल 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 ही लेना चाहिए। ओके। प्रणाम सर। थैंक यू। ओके, बोलिए। प्रणाम सर। सर जैसे गर्म पानी किसी प्रकार की एसिडिटी वगैरह या कोई नुकसानदेह तो नहीं है? नहीं, गर्म पानी हर रोज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी से आपकी अन्नली, आपके मुंह की जो लार ग्रंथियां है, आपकी स्टमक की जो लेयर है जहाँ से अंतःस्राव पैदा करना है, सबको डैमेज करता है। आप गर्म पानी तो की बात कर रहे हैं निवाए पानी की? क्या? गर्म पानी के बारे में बता रही है या निवाए पानी के बारे में? नहीं नहीं, पानी मुंह से पीने के लिए बोल रहा हूँ। जी। एनिमा भी गर्म पानी से नहीं लेना चाहिए, वो बॉडी टेम्परेचर ही होना चाहिए। पीने का सॉरी। पानी हो या एनिमा का पानी हो, बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा नहीं होना चाहिए कभी भी। अच्छा, आप गर्म चाय पीते हो ना तो कभी कप में नहीं पीना चाहिए, उसको रकाबी में ही लेना चाहिए, सोसर में ही लेना चाहिए। फिर रकाबी बनाई ही इसीलिए कि वो गरम गरम चाय इसमें डालो, और आप जब पीने जाओ ना तब तक वो इतना ठंडा हो जाए कि आपकी लाल ग्रंथि को नुकसान न करे। आप कटोरी बोल रहे हो? कटोरी नहीं, जो फ्लैट डिश नहीं होती। हाँ, सॉसर जो। सोर्सर कहते हैं कप ना के जिसको, साथ। टी प्लेट सोर्स, प्लेट। हाँ कप सोर्सर जो आता है। सर आजकल इतनी सर्दी है तो फिर तो अभी नॉर्मल गर्म पानी ही पीते हैं हम लोग तो फिर। नहीं, गरम पियो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो आपकी पूरी यहाँ से लेके जठर तक की सिस्टम को नुकसान करे। बॉडी टेम्परेचर होना। हाँ, बॉडी अच्छा। टेम्परेचर थोड़ा वार्म हो तो चले, चलिए, लेकिन ओके। ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। सर सर जो ज्यादा। एनिमा नहीं ले सके वो, उनके लिए आपने सर नहीं वो ले सके त्रिफला तो कोई चूर्ण बोला दिक्कत था नहीं ना? है, नॉर्मल होता है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेना जरूरी। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आप कोई भी अनाज खाते हो तो अनाज अकेला शरीर में नहीं जाना चाहिए, आधा से ज्यादा फाइबर वाला साथ में जाना चाहिए भोजन। और खास करके पत्तियां जैसी, जिसमें सबसे ज्यादा फाइबर होता है। सर ज्यादा पत्ती में जितने ब्लीडिंग में। फाइबर मिलेंगे इतने दूसरे कोई भोजन में नहीं मिलेगा आपको। सर ज्यादा फाइबर कौन सी पत्तियों में होता है? सब पत्तियों में, कोई भी पत्ती ले लो, फाइबर से भरपूर होता है। ओके। सर ज्यादा ब्लीडिंग सर में। आपने उनके लिए त्रिफला चूर्ण भी बोला था ना, जो एनिमा नहीं ले सकते हैं उनके त्रिफला चूर्ण ए, ले सकते हाँ, त्रिफला ले सकते हैं वो लोग, त्रिफला ले सकते हैं। मैं आई हैं। आस्क सर। ओके। जय श्री कृष्ण। सर। थैंक यू सर। जी। सर ज्यादा ब्लीडिंग में आपने बताया कि सरसों के पत्तों को लेना चाहिए। सरसों सर। का नहीं, शीशम का। सरसों का सी, लोगे तो और बढ़ जाएगा। सॉरी शीशम, लेकिन सर शीशम जैसे ठंडी है, जिनको गठिया है, जकड़न नहीं होती नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ओवर ब्लीडिंग तभी है शरीर में गर्मी है, इसके अलावा नहीं होगी।
सर मैं तो नारियल पानी भी लेती हूँ, उससे पूरे शरीर में इतनी बुरी तरह से जकड़न हो जाती है। नहीं और वैसे गर्मी है सर। नहीं 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 नहीं, नारियल पानी जब आप पीती हो तो इससे खून में वायु प्रकृति बढ़ जाने के कारण जकड़न आ जाती है। ओके। नारियल पानी आपको पीना है कब? जब आपको जोरों की भूख और जोरों की प्यास लगी है तब पीना है। आपको प्यास नहीं है, भूख नहीं है, नारियल पानी पियोगे तो अंदर जाके वायु बढ़ेगा, वो तो जहर ही है। सुबह खाली पेट सर भूख लगने पर ही लिया है सर, मैंने नहीं जब नहीं भी लिया नहीं, है। सुबह में लेना ही नहीं। आपको 16 घंटा फास्टिंग किए बिना कोई कच्ची चीज, रॉ फॉर्म खाना नहीं चाहिए। ये ध्यान रहे, कोई भी कच्ची चीज है आपको 16 घंटे का उपवास किए बिना नहीं खाना चाहिए। खाओगे तो वो उल्टा नुकसान करेगा, फायदा नहीं करेगा। धन्यवाद सर, इसीलिए जय श्री। इसीलिए हम सुबह से दोपहर तक आपको निर्जला कराते हैं, फिर दोपहर को बोलते हैं कि भाई अब नारियल पानी पियो, फल का रस पियो, पत्तियों का जूस पियो कच्चा। इससे पहले आप नहीं खा सकते। इसका अर्थ ये है कि दिन में 2 बार ही खाना खाना चाहिए। हम्म। पहली बार दोपहर को, मतलब 12 दोपहर बजे को के कच्चा ही आसपास खाना चाहिए। कई कच्चा लोग क्या खाना करते हैं, खाना चाहिए। दोपहर और को रात पकाया को पक्का खाते हैं खाना चाहिए। और रात को कच्चा खाने जाते हैं। अब दोपहर का पकाया है पेट में पड़ा है, और रात को जब कच्चा खाता है तो वो इसके साथ मिक्स होके और गैस करता है, दूसरी समस्या खड़ी करता है। तो वो और भी गलत तरीका है। और सुबह नाश्ता की कोई जरूरत नहीं कोई होती जरूरत है। नहीं है। और उपवास करने से खून की आंतों की सारी अच्छी तरह सफाई हो जाती है। 16 घंटा का ब्रेक पड़ता है तो आपकी आंतों में मल जो है वो काफी आगे निकल चुका होता है। फिर आप बराबर। जब नया डालते हो कच्चा तो वो उसके साथ मिक्स होने का चांस ही नहीं रहता पुराने के साथ। और सर जब जब बहुत तेज भूख लगी और भूख के कारण सिर में भी दर्द हो जाता है, तब क्या करें? 16 घंटे से पहले। उस टाइम आप मुंह में ऐसा है तो थोड़ा सा गुड़ रख लो, या तो शहद ले लो थोड़ा, एक आध चम्मच, या तो खजूर को चूसो चॉकलेट की तरह। इसका मतलब ये है सर कि 16 घंटे फास्टिंग यदि नहीं किया है, ओके, मान लो कि 10 घंटे का फास्टिंग हुआ, सुबह सुबह नाश्ता करने बैठे और कच्चा खा लिया, नहीं नहीं तो खाना फायदे चाहिए। के बदले नुकसान होगा। नुकसान ही है। बराबर नुकसान ही नहीं खाना है चाहिए। कि नहीं? बराबर। बस लोग यही गलती करते हैं, कहते हैं कच्चा खाते हैं पर नुकसान होता है, कारण उनकी गलती है, उनकी समझ क्या गलती है। ये कच्चा कब खाना चाहिए, उसकी क्या प्री कंडीशन है, बराबर। इसको समझ लेना जरूरी। वाह वाह वाह। ओके चलो, मुझे सुबह में थैंक यू। दूसरी थैंक यू जगह सो मच। प्रोग्राम है, ठीक है। सभी में जल्दी चलिए, जाना हम्म। है। थैंक यू सो मच। थैंक ओके, थैंक यू। अंकित सर, मुझे आपके 2 मिनट चाहिए क्लास के यू। बाद में। हाँ, ये क्लास खत्म हो जाए फिर वापस रिज्वाइन करो, मैं वापस आता हूँ यार, है ना? नहीं अभी नहीं जी करेंगे, सर। क्योंकि मुझे कल सुबह में नहीं, जल्दी अर्ली नहीं, मॉर्निंग। नहीं, अंकित सर से मुझे मुझे दो मुझे मिनट काम है। ओके ओके बिल्कुल। ठीक है। अंकित सर से 2 मिनट का काम थैंक यू। है। जी सर। ओके, थैंक यू।